नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। समारोह में अभ्यर्थियों के अलावा कई मंत्री और बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने समारोह में 15 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 4 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां हैं और सख्त नकल विरोध कानून से योग्य युवाओं का लगातार लाभ भी मिल रहा है और साथ ही कई अवसर भी खुल गए हैं। जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा, उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां यातायात प्रबंधन और शहरी सुंदरीकरण को लेकर जिला प्रशासन की पहल अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। यातायात प्रबंधन और शहरी सुंदरीकरण को लेकर जिला प्रशासन की पहल अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। वहीं कुठाल गेट, साईं मंदिर, तिहारा, दिलाराम चौक और ऐतिहासिक घंटाघर के आधुनिकीकरण व सुंदरीकरण के लिए भी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसका लोकार्पण रविवार को सीएम धामी करेंगे। तो वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल ने उक्त स्थलों का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखी और इसे जल्द जनता को समर्पित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इन कार्यों में यातायात सुगमता के लिए सड़क चौड़ीकरण और अतिरिक्त आपको बता दें मोटरेबल शिल्प रोड निर्माण और पारंपरिक पहाड़ी शैली के डिजाइन और राज्य की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित करने के प्रयास भी शामिल हैं। विधिवत उद्घाटन इसका ऑनरेबल सीएम साहब कर रहे हैं। ये हमारा आइकन है देहरादून का और इसमें मॉडर्निटी और हमारा जो पारंपरिक शैली है उसको ब्लेंड किया गया है और इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और एक इमोशनल कॉर्ड है घंटाघर के साथ, वो और उभर के हमारी सोसाइटी में, आम जनमानस में सामने है। तो वही खबर देहरादून से, जहां गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी होने के बावजूद गढ़वाल कमिश्नर और आपको बता दें आईजी के पौड़ी मुख्यालय में न बैठने को लेकर आरोप लगते रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड बनने से पहले नियमित रूप से कमिश्नर पौड़ी बैठते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद गढ़वाल कमिश्नर देहरादून में ही ज्यादा बैठते हैं, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों की शिकायत आने लगी है। वही लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक ने कमिश्नर और आईजी को नियमित रूप से पौड़ी में बैठने की मांग की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कमिश्नर और आईजी को 3 दिन पौड़ी में कार्यभार संभालने का आश्वासन भी दिया गया है।
नैनीताल। तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं, क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे। और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते हैं तो हमें वो भी अमल। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो चारधाम यात्रा दोबारा हुई शुरू। यात्रियों का पंजीकरण फिर चालू। खराब मौसम के कारण रोकी गई थी यात्रा। 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। उत्तरकाशी डीएम लेंगे निर्णय। रुद्रप्रयाग चमोली में निर्णय अलग। तो वहीं आपको बताते चले एक बार फिर से चारधाम की यात्रा जो है शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले देहरादून चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू। यात्रियों का पंजीकरण फिर चालू। वहीं खराब मौसम के कारण रोकी गई थी यात्रा। 1 से 5 सितंबर तक के लिए यात्रा रोक दी गई थी। वहीं उत्तरकाशी डीएम अब आपको बताते चले इसका निर्णय लेंगे। वहीं चारधाम यात्रा को दोबारा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब आपको बताते चले यात्रियों को पंजीकरण जो है अब फिर से शुरू हो गया। खराब मौसम के चलते यात्रा को रोक दिया गया था, जहां एक बार फिर से यात्रा को अब शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। खराब मौसम के कारण आपको बता दें कि यात्रा को रोक दिया गया था। 1 से 5 सितंबर तक के लिए रोकी गई थी यात्रा, जो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें अब चारधाम में आने वाले यात्रियों के लिए अब सुविधा, जहां आपको बता दें अब फिर से श्रद्धालु एक बार फिर चारधाम पहुंच सकेंगे, साथ ही भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे। 1 से 5 सितंबर तक के लिए आपको बताते चले कि ये जो यात्रा है वो रोक दी गई थी, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा अब दोबारा शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले अब श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी भरी खबर जो है सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से शुरू कर दी गई है चारधाम यात्रा। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद भी अब किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें यात्रियों का पंजीकरण भी एक बार फिर से चारधाम यात्रा के लिए चालू कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण ये यात्रा रोक दी गई थी, जहां आपको बता दें इस खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है, जहां यात्री एक बार फिर अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करवा सकेंगे। खराब मौसम के कारण आपको बताते चले यात्रा पहले रोक दी गई थी 1 से 5 सितंबर तक, जो अब शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले यात्रियों का पंजीकरण भी चालू हो चुका है, जहां श्रद्धालु अब बाबा चारधाम की यात्रा के लिए निकल सकेंगे, अपना पंजीकरण करा सकेंगे। और वहीं आपको बता दें तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ मंदिर रहेगा बंद। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे रखे जाएंगे बंद। चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12 बजे, वहीं आपको बता दें 12:56 पर ये होगा शुरू। साथ ही आपको बताते चले चंद्र ग्रहण का सूतक के चलते ये बंद कर दिया जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ मंदिर रहेगा बंद। साथ ही आपको बताते चले चंद्र ग्रहण के चलते बद्रीनाथ मंदिर को बंद रखा जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे अब बंद किए जाएंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12 बजे से लेकर 56 तक रहेगा, जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए जो आपको बता दें मंदिर जो है अब बंद रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ मंदिर को अब बंद कर दिया जाएगा, जिसके चलते अब श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले
तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ धीरज पंच भैया भी आप सदस्य BKTC जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चार धाम यात्रा एक बार फिर से चालू हो चुकी है, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी, जय बद्री विशाल। मैं धीरज पंच भैया मोनू पुरोहित, बद्रीनाथ धाम सदस्य, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति जी। तो जैसा कल अभी तक यात्रा बंद थी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा उत्तराखंड प्रदेश में इस टाइम देखने को मिल रही है और बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी, तो पूरे रास्ते वहां पर मलबा आने से और जो ग्लेशियर पॉइंट थे पूरा उसमें जो चट्टाने खिसक रही हैं वहां पर हिमालय में, तो उससे रास्ता अवरुद्ध था। लेकिन अभी रास्ता ठीक हो गया है और सारी मशीनें लगी हुई हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही है। और अब कल से मतलब आज से कल आदेश होने के बाद आज से पंजीकरण चार धाम यात्रा के लिए फिर से दोबारा से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब सीधे कुछ कल से उत्तराखंड प्रदेश में जो मोक्ष धाम बद्री का आश्रम है वहां पर कल से ये श्राद्ध पक्ष जो शुरू होने वाला है, पितृ देवताओं के लिए ब्रह्म कपाल में पिंडदान और पूजा तर्पण किया जाता है पितरों की शांति और मोक्ष के लिए, तो कल से वो शुरू होने जा रहा है। तो अब ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ जी में होने वाली है, यात्रा सीजन में होने वाली है इस टाइम, और सुचारू रूप से भगवान नारायण की कृपा और बाबा केदार की रहेगी तो बहुत अच्छी यात्रा अब दोबारा से शुरू हो जाएगी चार धाम। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ के मंदिर बंद रहेंगे, श्रद्धालुओं के लिए फिर कब दर्शन हो कर सकेंगे श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में भगवान? जी जी, चंद्र ग्रहण का आता है जब जो समय चंद्र ग्रहण का, चंद्र ग्रहण वाला जो वो 7 सितंबर को रविवार के दिन मध्याह्न में 12:53-54 से लगभग और रात्रि 9:53 तक ग्रहण काल जो बताया गया है उसमें, तो 3 घंटे 32 मिनट इसका चंद्र ग्रहण का वो रहेगा। तो मंदिर के कपाट उससे पहले कपाट बंद कर दिए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए, उसमें दर्शन नहीं होता है ग्रहण में। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का ये समय समाप्त होगा उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, आपदा उत्तराखंड में आपदाओं के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में क्या इस बार फिर से वृद्धि देखी जाएगी? क्या पंजीकरण की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? पंजीकरण की संख्या बहुत ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बड़े भाई श्री हेमंत द्विवेदी जी ने इस पर पूरा अभी सारा सर्वे करके सभी जगह जाकर और जितनी भी वार्ता होती है दूर संचार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सभी लोगों से बैठक करके भी एक वो कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए, उनकी सुख सुविधाएं उनको सारी अच्छी मिले, यात्रा में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए पूरी मंदिर समिति लगी हुई है। सरकार, उत्तराखंड सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उत्तराखंड प्रदेश में अभी सभी लोग, हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सारे सदस्यगण, सारे यात्रा को सुगम और बढ़िया करने के लिए सारे तत्पर हैं और सारे लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी का। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई
पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई चारधाम यात्रा का संचालन और पंजीकरण आज से फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने मौसम में सुधार को देखते हुए यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं यात्रा मार्गों की स्थिति की लगातार निगरानी भी की जा रही है और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। श्रद्धालुओं से अपील है कि केवल पंजीकरण के बाद ही यात्रा के लिए निकले और मौसम संबंधित अपडेट पर नजर बनाए रखें। तो वहीं उत्तराखंड में इस बार मानसून भारी तबाही को लेकर आया है। राज्य में बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में साल 2010 के बाद सबसे अधिक बारिश जो है देखने को मिली। वहीं भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन, सड़क धंसाव, मकानों का क्षरण और मानव जीवन की हानि जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार ने जानकारी दी कि मानसून से हुए जान माल के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए की अनुमति राहत मसौदा केंद्र सरकार को भेज दी है। ये राहत राशि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आवश्यक बताए जा रहे हैं। देखिए, जो जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। औसतन 2010 से मेरे पास आंकड़े हैं, अभी रेडी आंकड़े हैं 2010 से 2025 तक का। कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है अब तक। करीब 115 लोग घायल हुए हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन सिस्टम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये सायरन पुलिस थानों और चौकियों के एक साथ बजेंगे, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सूचना दी जा सकेगी। इसके साथ ही घंटाघर सौंदर्यीकरण और 4 स्थानों पर हिलांस आउटलेट और स्थापना का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह चौहान ने शपथ ली। सभी सदस्यों को शपथ जिला अधिकारी सवीन बंसल ने दिलाई है। वहीं समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बहुत प्रयास करा हमें रोकने का और हमने बुनियाद रख दी है 2027 की, और आपको जल्द दिख जाएगा 2027 में इस सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, महिलाओं के लिए जो भी मतलब स्वरोजगार की योजना है उन्हें हम लेकर आएंगे और किसानों के हितों के लिए कार्य करेंगे
और आगे मतलब जो भी मतलब होगा तो सारे कार्यक्रम हम मतलब करेंगे, देखेंगे। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद दिन है। यूं भी देश के इतिहास का महान दिन है, शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है? लेकिन उसके साथ साथ आज कांग्रेस को देहरादून से ही इस देखिए, देहरादून जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी को, सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिकतम शुभकामनाएं, बधाई। आज देखिए, जिस दिन से इस राज्य के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, तब से लेकर आज तिथि तक अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। सरकार का ऐसा लगता था कि कोई नियंत्रण पंचायत चुनाव पर नहीं। आरक्षण में मनमानी करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। चुनाव आयोग जो है बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बन करके रह गया, और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश के अंदर। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां जौलपुर क्षेत्र में लगे गुघाल मेले में झूला टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के पूरे 30 मिनट तक पुलिस और प्रशासन को सूचना तक नहीं मिली। बिना फिटनेस जांच झूले को अनुमति देने पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेले की चाक चौबंद और मुनाफे के लिए बच्चों की जान इस तरह खतरे में डाली जाएगी। पीड़ित ने परिजन संदीप कुमार ने कहा कि झूले में पहले से खराबी थी, लेकिन संचालन ने लापरवाही बरती है। तेज भी स्पीड करी, बच्चों ने कहा कि आवाज आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया, नहीं हो रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज आ रही है, ढेर देने झूला गिरा, एकदम नीचे आ गए। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने आए, जहाँ थी मेरी शॉप पे, वो शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। 1-2 उधर से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा तो वहीं आपको बताते चले कि बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित न्यू हरिद्वार कॉलोनी में अपने घर पर इलाज कर रहे डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही कंपनी के कर्मचारी और परिजन डॉक्टर के घर के बाहर जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने डॉक्टर के साथ काम कर रहे उनके सहयोगी के साथ मारपीट भी कर दी। घटना की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। तो वहीं कर्मचारियों और परिजनों ने पुलिस से डीएम और एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। तो वह हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने पर बीएचईएल की जमीन से अवैध कब्जे हटाए। ये कार्यवाही शिवालिक नगर से बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर की गई, जहां पीला पंजा चलाकर सड़क किनारे बने अवैध निर्माण, होर्डिंग, डीजी और जनरेटर और साथ ही कब्जाई गई पार्किंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और एसडीएम जितेंद्र कुमार स्वयं मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। देखिए, ये बीएचईएल की लैंड है जिस पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इस पर बीएचईएल के द्वारा प्रॉपर नोटिस भी दिए गए थे और ये कहा गया था कि खुद ये लोग अतिक्रमण अपना हटा दें। उसके बावजूद भी अतिक्रमण इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन के द्वारा इन पे कार्रवाई करके हटाया जा रहा है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया? देखिए, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता है, ये बीएचईएल वाले बता पाएंगे, लेकिन इस रोड पर कार्रवाई करना ठीक है, लेकिन आप एक पैरामीटर बना लेना, उस पैरामीटर के हिसाब से आप काम करें। एक लकीर खींच दे, उस लकीर से लेके आप आखिरी तक कर दे पूरा काम। लेकिन ऐसा ना हो ना कि एक को तो आप घर के अंदर घुस के तोड़ेंगे, एक का आप कुछ भी नहीं करेंगे, किसी का थोड़ा सा छोड़ देंगे। ये चलने रजिस्टर कर रखे बहुत 30-30 मीटर के छोड़ के, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कार्रवाई हो तो समान रूप से हो। तो क्या जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। आप
एक तरफ से आप शुरू हुए, वहां से आपने कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, फिर थोड़ा कर दिया, फिर थोड़ा छोड़ दिया, किसी का आप बिल्कुल अंदर घुस के तोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता है ना कि आप करना है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। एसडीएम साहब आपके सामने हैं, बात हुई है, हमने एसडीएम साहब से कहा है कि आप समान रूप से कार्रवाई करिए। आप अगर लग रहा है गलत है तो आप तोड़िए, लेकिन सबका एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ गलत कम टूटेगा, एक के साथ ज्यादा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।